राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को मिला पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। नियोजन नीति के मुद्दे पर छात्र संगठन आज करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध मुख्यमंत्री आवास के आसपास निष्ठा किया लागू। और गर्मी का सितम राज्य भर में जारी। ज्यादातर इलाकों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। 20 अप्रैल से मौसम में बदलाव के आसार। छींट-फूट बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने देश भर से आए 1500 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। और आपके सभी पंचायतवासी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में भी आपकी पंचायत विकास की नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगी और दूसरी पंचायत के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। देवियों और स्वजनों, भारत गांव के देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने के से पूरा देश विकसित बन सकता है। इसीलिए हमारे गांव को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसकी अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन का पहला संस्करण आज से हाट परेड प्रारूप में शुरू होगा। 5 दिवसीय सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। ये सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 2023 बदलाव के वर्ष के अंतर्गत तय की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ अग्निपथ योजना, डिजिटलीकरण और यांत्रिकीकरण की भी समीक्षा होगी। सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना की संचालन तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। देश के कुछ राज्यों में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दाखिल की है। संगठन ने याचिका में कहा है कि यह दंगे पहले से ही योजनाबद्ध थे। गौरतलब है कि 30 मार्च को रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और तेलंगाना में हिंसा हुई थी। अप्रैल को सुनवाई का आदेश दिया था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दायर याचिका में 30 मार्च को रामनवमी के दिन
पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई है। याचिका में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हुए दंगों में घायल होने वाले श्रद्धालुओं और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना देने की मांग समेत प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों से मामले पर रिपोर्ट तलब करने की भी मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया जाए कि किसी भी इलाके को सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र बताकर हिंदुओं की शोभा यात्राओं और जुलूसों को अनुमति देने से नहीं रोका जाए। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में श्री चौबे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। पर्यावरण और वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के मामले में जहां दुनिया में जलवायु परिवर्तन एक चुनौती का विषय है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो के सम्मेलन में पंचामृत अर्पित करके और पूरी दुनिया को ये बताया कि हम भारत में 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन 2070 तक हो जाएगा। और उस दिशा में आप देख रहे हैं कि जहां हम वाहन, छोटे वाहन से लेकर के ट्रक और बसें बड़े पैमाने पर अब सड़कों पर आना शुरू हो गया है, वहीं हमने ट्रांसपोर्टेशन में, ये ट्रांसपोर्ट में जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता था उसके रोकथाम के लिए बड़े बड़े शहरों में हमारा मेट्रो का काम चालू हो गया है। तो बिजली का जो सौर ऊर्जा है, हमने जीवाश्म ऊर्जा को समाप्त करके सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रांची में विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री भगत ने केंद्रीय राज्य मंत्री को गमछा ओढ़ाकर और गोबर की मिट्टी से बनी मूर्ति देकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर श्री चौबे ने विकास भारती द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से गोवा में चल रही है। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राज्यों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। अपने खूबसूरत समुद्री तटों और पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर गोवा G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक की मेजबानी के लिए तैयार है। बैठक में हिस्सा लेने आए G20 के डेलीगेट्स का गोवा में पारंपरिक तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। 17 से 19 अप्रैल के बीच होने वाली इस बैठक के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनमें पहली प्राथमिकता आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के तहत रोकथाम से जुड़े उपायों की तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया को लेकर है। दूसरी प्राथमिकता दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता पर खास जोर होगा। तीसरी प्राथमिकता सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के साथ प्राथमिकता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मौजूदा वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना है। As Honorable Prime Minister had mentioned that India will utilize this G20 presidency also to be the voice of Global South. And when we talk about Global South, you would all understand that the developing economies face multiple challenges, and all these challenges also have similar and shared solutions. So how can we leverage G20 presidency during India's presidency time to bring the whole world together to focus on issues which are afflicting major challenges to the global lower and middle income countries is what has been the focus of India's G20 presidency. हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक से इतर जहां मेडिकल ट्रैवल वैल्यू पर फोकस था, वहीं इस बैठक के साइड इवेंट में डिजिटल हेल्थ पर फोकस रहेगा। In this, we will be discussing our health working group priorities, which I'll be detailing to you later. But we'll also be having this health working group meeting accompanied by a side event on digital health. How use of technology can be game changing for the world at large in terms of health service delivery. So this is what we'll be focusing on during our side event on digital health. बैठक के दूसरे दिन डेलीगेट्स
गोवा के खूबसूरत समुद्र तट पर योग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। डेलीगेट दूसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक गोवा पहुंच चुके हैं। अगले 3 दिनों तक ये डेलीगेट दुनिया के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों और चुनौतियों पर न केवल चर्चा करेंगे बल्कि गोवा की संगीत, संस्कृति और खान-पान से भी रूबरू होंगे। पणजी से श्यामा मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं G20 के अंतर्गत प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक आज से वाराणसी में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों का यह 100वां सम्मेलन है। G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। G20 से संबंधित ये 100वीं बैठक होगी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु, स्मार्ट कृषि, डिजिटल कृषि, सरकारी निजी साझेदारी सहित कृषि अनुसंधान और विकास के मुद्दों पर चर्चा संभव है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 पहल के रूप में बाजरा और अन्य प्राचीन अन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि पर भी विचार विमर्श का प्रस्ताव है। महर्षि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 और उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना और बाजरा तथा अन्य प्राचीन अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नई नियोजन नीति के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। छात्र संगठनों द्वारा 3 दिनों के आंदोलन के क्रम में पहले दिन मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए सदर एसडीओ दीपक दुबे ने मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इधर छात्र संगठनों से सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 40 मजिस्ट्रेट, 1000 पुलिस बलों को तैनात किया गया है। मोराबादी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास और कांके रोड में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस तथा 19 अप्रैल को झारखंड बंद के आयोजन की घोषणा की है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ थाना क्षेत्र से करीब 1 क्विंटल डोडा बरामद किया गया है। तमाड़ पुलिस को यह सफलता एसएसबी के संयुक्त प्रयास से मिला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना अंतर्गत ईचा हाथों से ईचागोड़ा जाने वाले जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एक आईडी बरामद किया है। बाद में बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईडी को नष्ट कर दिया। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों समेत एक जेवर व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शेख अफरोज, मोहम्मद कुर्बान और जेवर व्यवसायी पप्पू कुमार शामिल हैं। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में 3 हथियारबंद अपराधियों ने एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए और एक लैपटॉप लूट लिए। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि सभी अपराधी नकाब पहने हुए थे और 2 अपराधियों के पास पिस्तौल था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत बरारी पंचायत के गणेशपुर गांव में चूल्हे से निकली चिंगारी से आग लग गई। अगलगी की चपेट में आने से 7 घर जलकर राख हो गए हैं। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी के पास से पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधियों में अमृत टोपो, साबन टोपो और अनुज टोपो शामिल हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक और जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि पलामू जिले में पत्थर माफियाओं का बोलबाला चरम पर है। उन्होंने संयुक्त रूप से वक्तव्य जारी कर कहा कि दलितों और आदिवासियों को जमीन को जबरन लूटकर उसमें पत्थर की खदानें खोली जा रही हैं। इसमें बड़े बड़े माफिया शामिल हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के जंगलों में फलने वाला केंद फल इन दिनों हजारीबाग के गांव और शहर में काफी मात्रा में बिकता दिख रहा है। गर्मी के मौसम में जंगली फल केंद को बेचकर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जंगल में मिलने वाला केंद फल अपने अनूठे स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर बाजार में खूब बिक रहा है। धरना सर्म सोतो समिति बिरबांके के तत्वाधान में खूंटी में सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। धीरजू मुंडा, बुधराम सिंह मुंडा व विनय पाहन की अगुवाई में अनुयायियों के साथ सरना स्थल में भगवान सिंड बुंगा की पूजा अर्चना की गई और सुख, शांति और खुशहाली की कामना की गई। पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज देश में बदलती जातिगत समीकरण और धर्म परिवर्तन बहुत गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। इस समस्या को दूर करना और रोकना बेहद जरूरी है।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर शुष्क रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि कल तक आसमान साफ रहेगा, जबकि 19 से लेकर 22 अप्रैल तक कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन धीरे धीरे अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ट्रेन कोडरमा और आसपास के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस ट्रेन के जरिए गरीब और लाचार लोगों को उच्च और बेहतर कोटि की सुविधा उपलब्ध हो रही है। पिछले 5 अप्रैल से लगातार लाइफलाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए कोडरमा और आसपास के लोगों को बेहतर और उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अब तक इस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए 5000 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है, जबकि हजारों लोगों के मोतियाबंद का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। सैकड़ों लोगों का कान का सफल ऑपरेशन भी हुआ है और सुनने की मशीनें वितरित की गई हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे लोग इससे सरकार और प्रशासन का आभार जता रहे हैं। यहाँ आने पर, ऑपरेशन होने पर रात का रोशनी मुझे बहुत व्यवस्था मिल रहा है, अभी सही आराम बुझा रहा है। आगे चलकर भविष्य अभी प्रशासन से हमारा बहुत यहाँ खाने पीने रहने सहने के बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे साथ हो रहा है, सभी पब्लिक के साथ हो रहा है। भारतीय रेल, स्वास्थ्य मंत्रालय और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह हॉस्पिटल ट्रेन पिपराडी स्टेशन पर खड़ी है। 7 बोगी वाले इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधा वाले ऑपरेशन थिएटर, लैब और महिला जांच कक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां सुदूरवर्ती क्षेत्र से लोगों के आने जाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं। इस ट्रेन से न सिर्फ कोडरमा के लोग बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन भी मानते हैं कि लाइफलाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ट्रेन यहां के लिए वरदान साबित हो रहा है। लोग पुरानी और गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। ये हम लोगों के जिले के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ लाइफलाइन एक्सप्रेस अभी शुरू हम लोग 5 तारीख से किए हैं और कल 1400 से ज़्यादा मरीजों का ओपीडी और आज 800 से ज़्यादा, तो मैं अभी तक देख चुका हूँ 3 बजे तक ही 800 से ज़्यादा मरीजों का ओपीडी हो चुका है और प्रतिदिन 30 से 50 की संख्या में जो है कैटरेक्ट की सर्जरी भी वहाँ पर हो रही है और साथ ही साथ लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को, गरीबों को मुफ्त में हम लोग चश्मा भी उपलब्ध कराए हैं। तक इस ट्रेन में मुंबई और बेंगलुरु के विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। लोग अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए जितने विश्वास के साथ यहां पहुंच रहे हैं, उतने ही संतुष्ट होकर यहां से अपने घर भी लौट रहे हैं। यह सेवा 25 अप्रैल तक अनवरत जारी रहेगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए अक्षय ऊर्जा वरदान साबित हो रहा है। जिले के मगनपुर में 50 से अधिक कारीगर सिलाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनके बिजली के बिल में कमी आई है और आमदनी बढ़ी है। कनीजा फातिमा और उनके पति रियाजुद्दीन अंसारी रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र स्थित अल्पसंख्यक बहुल मगनपुर गांव में दर्जी का काम करते हैं। बेंगलुरु स्थित सेल्को फाउंडेशन की पहल पर इनके घर में सिलाई के काम के लिए 2 सौर पैनल और 1 इन्वर्टर स्थापित किया गया। इस छोटे से बदलाव और अक्षय ऊर्जा के उपयोग से परिवार की आय में करीब 20 से 30% की वृद्धि दर्ज की गई। पहले फातिमा का बिजली का बिल लगभग 240 रुपये प्रति माह आया करता था। अब सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से ये घटकर करीब 140 रुपये पर आ गया है। पहले से सहूलियत यही हुआ कि सोलर लाइट लगने से हम लोग कभी नहीं बैठते हैं, काम करते रहते हैं। हाँ, सबसे पहले मेरे गांव में है, हम ही लगाए हैं, हमको दिया है पहले, उसके बाद अभी बहुत आदमी लगा लिया, 50 ठो लग गया होगा मगनपुर में। वर्तमान में मगनपुर में 50 से अधिक कारीगर सिलाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा होने लगे हैं। इतना ही नहीं, स्थायी चुंबक डीसी मोटर को फोटोवोल्टिक प्रणाली से जोड़ने से पहले उसे सिलाई मशीन से जोड़ा गया है। नतीजन लोगों को अब सिलाई करते समय अपने पैर पर जोर नहीं देना पड़ता है। पहले हम लोग को लाइन नहीं था, पैर से सीते थे, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया तो ये वाला लाए तो अभी सुविधा हो गया है, अभी इसी से सीते हैं। अभी बहुत सुविधा है, ये वाला लाइन कटता है तो पहले बैठ जाते थे, अब लाइन कटता है तो हम लोग नहीं बैठते हैं, सीते रहते हैं अपना काम करके। कनीजा फातिमा के
काम में हाथ बटाने वाले इनके शौहर रियाजुद्दीन अंसारी बताते हैं कि पहले जब वे काम करते थे तब बार बार बिजली चले जाने की समस्या से जूझना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने से बिजली के बिल में तो कमी आई ही है, इससे कार्य क्षमता और आमदनी भी बढ़ी है। सोलर पैनल दिया जिससे हम लोग दोनों पति पत्नी, मेरा पत्नी का नाम कनीजा फातिमा है, जो दोनों मिलकर हमारे काम में हमारी पत्नी से सहयोग करती है। पहले बिजली बिल 200 से 250 आता था, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ कम 100-150 रुपया आ रहा है। और जैसे पहले पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता था बच्चों का, लेकिन ये सोलर पैनल लगने के बाद बच्चों की पढ़ाई में बहुत सुविधा हुई। इधर मगनपुर के मुखिया नूरुल्लाह अंसारी बताते हैं कि पंचायत क्षेत्र के ज्यादातर लोग सिलाई कढ़ाई से ही अपना रोजगार चलाते हैं। सिलाई कढ़ाई के काम में अक्षय ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल को वे सुखद बदलाव मानते हैं। लेडीज सिलाई करती थी, उसके बाद उसका एक बार एक्सीडेंटल मामला हुआ जिसमें उसका पैर डैमेज हो गया। उसके बाद ये बेंगलोर की कंपनी से कोई कंपनी से जुड़ा और जुड़ने के बाद जो है वो कंपनी इसको सौर ऊर्जा दिया, जिससे आज वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है। और उसमें से पहले इसका बिल करीब 250 रुपया के लगभग में आता था, आज बिल जो है 120, 130, 140 रुपया का लगभग में आ रहा है। अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रामगढ़ की ये महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए दूसरों के लिए आज प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। इनके इस प्रयास से एक तरफ जहां इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में मीडिया कर्मी बनकर आए 3 हमलावरों द्वारा हत्या किए जाने के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का फैसला लिया है। मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। ये निर्णय यूपी में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पत्रकारों के रूप में आए हमलावरों द्वारा हत्या करने के बाद लिया गया है। जम्मू कश्मीर इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू होने वाले अमरनाथ यात्रा को लेकर आज से पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण 30 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई 2020 से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में हथकरघा और हस्तशिल्प का जिक्र किया था। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में नमन संस्था की ओर से साकची में एक कार्यक्रम आयोजित कर तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को सम्मानित किया गया। और अब देखते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें। आईपीएल के आज के होने वाले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इन दोनों टीम की इस सीजन में यह पहली भिड़ंत है। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीम की कोशिश 2 अंक हासिल कर अंक तालिका में ऊपर पहुंचने की होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने शतक की पारी खेली। जवाब में मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर 98वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
आईपीएल में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 177 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 7 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। शिमरोन हेटमायर ने 26 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाए। कारोबार जगत से जुड़ी खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। ने एमएलबी, फ्राइडे नाइट बेसबॉल और एमएलएस सीजन पास को लाइव स्ट्रीम करने के लिए लॉन्च किया ये फीचर। सऊदी अरब सरकार ने देश की प्रमुख तेल कंपनी सऊदी अरामको की 4% हिस्सेदारी सऊदी सरकारी संपदा कोष की अनुषंगी को सौंपी। मोहम्मद बिन सलमान ने की घोषणा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को मिला पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। नियोजन नीति के मुद्दे पर छात्र संगठन आज करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध मुख्यमंत्री आवास के आसपास निष्ठा किया लागू। और गर्मी का सितम राज्य भर में जारी। ज्यादातर इलाकों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। 20 अप्रैल से मौसम में बदलाव के आसार। छींट-फूट बारिश की संभावना।